सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को और सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और संगीता, तुम्हें भी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और हनुमंत जयंती के अवसर पर भाई बस यही लाइन याद आती है इस समय खास तौर से, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो भाई हनुमत को, बलबीरा को हम या तो याद करें जिनके पास बहुत बल है, या जिसको भी याद करें भाई ये संकट अब मिटना चाहिए, बिल्कुल मिटना चाहिए, है ना। और जब संकट आता है तो जाहिर है कि हम सब चाहे डर लगे कहीं ना कहीं हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं ना। हाँ मैम। तो भाई ये जो है, वैसे भी आज मंगलवार है और एक बड़ा प्यारा सा इनका भजन है, आज मंगलवार है महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई गाए उसका बेड़ा पार है। जी। और संगीता, ऐसा नहीं लगता कि ये महीना, या जैसे कि अभी हमने महावीर जयंती मनाई, आज हनुमान जयंती है, अब इसके बाद बुद्ध जयंती आने वाली है जी, रामचंद्र जी का भी जन्मदिन मनाया। जी हाँ, तो कुछ ऐसा है कि जयंतियां चल रही हैं और हनुमान जी की जब भी बात आती है तो एक बड़ा समर्पित सा, भक्ति भाव में रसा पगा एक व्यक्तित्व सामने आता है कि किस तरह से उनकी भक्ति राम के प्रति थी। जी जी, और उन्होंने जो संदेश दिया वो भी बड़ा ही अनुपम उदाहरण है हम सभी के लिए। जी, हनुमान जयंती के अवसर पर जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, जब भी श्री राम जी को भी जब भी याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी को देखकर तो ऐसा ही लगता है रेणु जी कि शक्ति और भक्ति का एक अनुपम जो संगम होता है वो ही नजर आता है। बिल्कुल जी, और हम सभी को ये कह सकते हैं कि शक्ति और भक्ति के इस मतलब मनोरम चीज पे, हाँ, जरूरत तो दोनों की है। एक संतुलन के साथ हम अगर इसको रखते हैं तो जैसे लगता है कि बड़ा सब कम आसान हो जाता है। अगर आप में शक्ति भी है और किसी के प्रति आपकी जो ये आस्था है, भक्ति है, वो आपको और एक दृढ़ता प्रदान करती है और उसकी शक्ति को बढ़ाती है। और वैसे भी कहते हैं हनुमान जी ने बचपन में सूरज भगवान को फल समझकर, बड़ा मीठा फल समझकर खा लिया था। लेकिन उसके बारे में जो हम लोग हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि फल खा तो लिया था, उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात तो जो है कि उसमें जैसे कि आगे आता है ना कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू, मतलब मधुर फल जान के खा लिया था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये जो ऊपर है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो यहाँ से पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी जो है वो इसमें बताई गई है। बड़े अच्छे से तुलसीदास जी ने बताया है। और जैसे एक जुग है ना, जुग सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार, जी हजार, तो एक जुग मतलब हो गया इसके पहले की भी एक लाइन है ना, तो इसमें ये 12,000 वर्ष आता है एक जुग के हिसाब से। और उसके बाद वर्ष तो 12 का होता है ना, जी जी, 12 महीने का, तो सहस्त्र का हो गया 12,000, फिर एक सहस्त्र का आ गया 1,000, जुग सहस्त्र, जुग मतलब 12,000, फिर सहस्त्र यानी 1,000, और एक योजन यानी 8 मील। जी जी, इन तीनों को जब हम गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी की सही माप आ जाती है। तो उस जमाने में जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, तब हमारे यहाँ इस तरह से नाप लिया गया और बड़े आसानी से एक लाइन में ये सब बता दिया गया। जी जी, वैसे भी कहते हैं कि भारतवर्ष में जितनी भी खोज हुई या जितनी भी चीजें हमारे पुराणों में मिलती हैं, उनका कहीं ना कहीं विज्ञान से बड़ा ही निकट संबंध है। और हनुमान जी के चरित्र से और इनसे भी तो हमें आचरण में इन्हें उतारना चाहिए, और क्योंकि बहुत सारी चीजें इनसे सीखने को हमें मिलती हैं। जीवन का जो आचरण है वो सीखने को मिलता है। जी, तो हनुमान जी वैसे भी कहते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, असबर दीन जान की माता। असबर दीन जान की माता। तो ये सारी चीजें हैं। और एक समर्पण जो होता है कि वो अपने आराध्य के प्रति, चाहे उनके आराध्य रामचंद्र जी थे, सीता जी, सबके प्रति उनका जो भाव था, भक्ति भाव, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि मीरा का कृष्ण के प्रति था भक्ति भाव, वो
प्रदर्शन का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो कुछ भी था वो उन्होंने कहा, हमने कहा लंका तक पहुंचे हम, वो तो राम का प्रताप था कि हम पहुंच गए। जी, भाव को प्रधानता उन्होंने दी कि जो भी भावनाएं हैं उनको प्रधानता देनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी भाव हैं और जिसके प्रति भी हैं तो उसमें एक प्रगाढ़ता होनी चाहिए, और जो भी हम सोचते हैं वो हमें प्रदर्शित जरूर करना चाहिए। और जो शरण में जो पहुंचते हैं तो किस तरह से उनका तारण हो जाता है या वो तर जाते हैं। तो चलो आओ हम भी शरण में चलते हैं। जी बिल्कुल। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बनावन हारे, दुर्गम काज बनावन हारे। मंगलमय दीजो वरदान, मंगलमय दीजो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासै रोग हरै सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासै रोग हरै सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शरण पड़े का कीजे ध्यान, शरण पड़े का कीजे ध्यान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण।
भाई सभी का कल्याण हो, सभी का मंगलमय हो दिन और ये पूरा समय, ये हमने आज कामना हम करते हैं ना संगीता। और डर भी भाग जाए। डर भी भाग जाए, बिल्कुल। अंजनी पुत्र राम दुलारे हनुमान जी की आज जयंती है, तो भाई यही कामना हम सबके लिए करते हैं कि यूं ही सब लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें और ये जल्दी से जो भय है हमारे प्रति मन में जो बैठा हुआ है ना वायरस का भय, वो भाग जाए। जी बिल्कुल भाग जाए। तो वायरस का तो भय है, लेकिन डर क्या अपने आप में एक वायरस हो सकता है, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। जी, इस पर चर्चा करेंगे और करियर भी आज हमें बताना है। उसमें करियर में क्या बताएंगे? बिल्कुल आज बताएंगे कि नर्सिंग में नर्सिंग जो है उसमें करियर हम कैसे बना सकते हैं, यानी नर्स कैसे बन सकते हैं, यानी नर्सिंग की आप इस क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं, ये हम बताएंगे। वही हम आज केवल ऐसा नहीं है कि हम डर के वायरस के बारे में बताएंगे, बल्कि कोरोना वायरस के बारे में भी बताएंगे। और हम नहीं बताएंगे, डॉक्टर मंगेश तिवस्कर जी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ हैं, तो उनसे भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि आजकल क्या हालचाल है कोरोना का। और आज हम बात कर रहे हैं महिला विशेष में, अपनी सखी विशेष में, भारतीय महिला एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने कि एथलीट में पहली भारतीय एथलीट बनी जिन्होंने एक पदक जीता। तो हमारे देश की ऐसी पहली महिला को हम सलाम करते हैं। और ये जो है अंजू बॉबी जॉर्ज जी, जन्म इनका हुआ 19 अप्रैल सन 1977 को केरल में चंगनाश्शेरी के कोचू परम्बिल परिवार में, और इनके पिता का नाम केटी मार्कोस है। और धीरे धीरे पिता के ही मार्गदर्शन में आपने एथलेटिक्स सीखा और स्कूल में जब स्कूली शिक्षा की तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ाई करती रहीं। इनकी पढ़ाई वैसे तो कोरुफोर्ड से हुई, स्कूल से, और इसके साथ साथ ये एथलेटिक में भी ये आगे बढ़ती रहीं और स्नातक की पढ़ाई इन्होंने फिर उसके बाद पूरी की। जी, और 1991-92 में स्कूल एथलेटिक्स सम्मेलन में 100 मीटर की बाधा और रिले दौड़ में उन्होंने जीत हासिल की। देखिए रेणु जी, ऐसा होता है कि किसी भी खेल की शुरुआत अगर होती है तो देखा यह जाता है कि स्कूल में बच्चे बड़ा प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। जी, तो वहीं से पड़ता है। जी, कह सकते हैं जी कि वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो ये भी वहाँ लंबी कूद और ऊंची कूद में की जो प्रतियोगिताएं होती थी उनमें इनका स्थान रहता था, दूसरे स्थान पर हमेशा रहती थी। इस प्रकार वो महिलाओं की चैंपियन बनी। मतलब इसके बाद वो आगे भी आईं और राष्ट्रीय स्कूल खेलों में उन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर रिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हालांकि देखो, अपनी शुरुआती में हेप्टाथलॉन के साथ ही 1996 में दिल्ली जूनियर एशियन चैंपियनशिप में लंबी कूद का खिताब आपने जीता। और 1999 में यानी कि 3 साल बाद अंजू बॉबी जॉर्ज ने बैंगलोर फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया और नेपाल में हुए दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेलों में संगीता रजत पदक उन्होंने हासिल किया। जी जी जी। और फिर उसके बाद सन 2001 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने तिरुवनंतपुरम में एक आयोजन हुआ था खेल का, नेशनल सर्किट मीट की लंबी कूद में उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। और फिर उसके बाद वो कोशिश करती रहीं कि इन रिकॉर्ड्स को और किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। ही रिकॉर्ड को तोड़ने में लगी प्रदर्शन बेहतर करती रही। जी जी। तो इसी वर्ष लुधियाना में जो राष्ट्रीय खेलों में ट्रिपल जंप और लंबी कूद का आयोजन हुआ था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और इसके बाद हैदराबाद और फिर 2002 में मैनचेस्टर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 6.49 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक भी उन्होंने जीता मैनचेस्टर में। क्या बात है। और फिर उसके बाद तो जैसे सिलसिला आगे बढ़ता ही चला गया संगीता। तो बुसान में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। फिर पेरिस में 2003 में हुए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 6.7 मीटर लंबी कूद लगाते हुए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इसके साथ ही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई। जी। और फिर उसके बाद उन्होंने 2003 में एफ्रो एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और 2004 में एथेंस में एक ओलंपिक खेल जब वहां आयोजन हुआ था तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनका रहा और 6.83 मीटर की छलांग लगाई इन्होंने। हाँ जी। और छठे स्थान पर रही। 2005 में इंचान शहर में आयोजित हुई थी एक प्रतियोगिता जो 16वीं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप थी। यहाँ इन्होंने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता था। फिर 2005 में IAF विश्व एथलेटिक्स में रजत पदक और इसमें उन्होंने 6.75 मीटर की छलांग लगाई जिसे अंजू अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन मानती हैं।
जी, और 2006 में 15वें एशियाई खेलों में रजत पदक उन्होंने जीता। 2007 में अम्मान यानी जॉर्डन में 17वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। जी। और क्या उसके बात है, बाद कितने पदक होंगे इनके पास, है ना? बहुत सारे होंगे। हाँ। फिर 2008 में दोहा में, कतर में तीसरी एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में रजत, फिर और आगे सुधार करते हुए भारत के केरल में आयोजित तीसरी दक्षिण एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में 6.5 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। 2002-3 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, यानी कि सर्वोच्च सम्मान जी। अर्जुन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, और फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और फिर 2004 में पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया। जी। और IAF की रैंकिंग में भी उन्हें एक बार चौथे स्थान पर उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो काफी अच्छी रैंकिंग रही है। हाँ। और ऐसा नहीं कि उन्होंने यही सब हासिल किया। और उसके बाद अगर हम इनकी व्यक्तिगत निजी जिंदगी की बात करें तो अंजू बॉबी का विवाह रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज से हुआ, जो ट्रिपल जंप में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियनशिप और उनके कोच भी रहे हैं। तो अंजू कस्टम विभाग में कार्यरत है, और जिसे मतलब सीमा शुल्क विभाग के अधीक्षक का स्तर उन्हें प्रदान किया गया है। जी। संगीता, जो अंजू बॉबी जॉर्ज की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो स्पर्धा है इनकी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्टाथलॉन। तो इसमें 7 खेल होते हैं, सभी जानते हैं, जिसमें कि 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर की रेस होती है। वहीं भाला फेंक और गोला फेंक होता है, ऊंची कूद होती है, लंबी कूद। इस तरह से पूरे 7 का एक समूह होता है, गुच्छा होता है कहना चाहिए। इसको सबको खेलना पड़ता है। कितना मुश्किल है कि बता, आपको लॉन्ग जंप भी करना है, हाई जंप भी करना है। लेकिन वहीं इसी कड़ी में आगे जो हमारे देश की पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली हुई हैं स्वप्ना बर्मन, 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और ये पहली भारतीय हैं। यहाँ पर इनको याद करने का मन कर रहा है स्वप्ना को, क्योंकि 21 साल की है। और इस तरह से इसी खेल में आगे स्वप्ना आ गई हैं, जो कि स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, और वो अपने नाम कर लिया इन्होंने जी। और इन सभी से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंजू बॉबी जॉर्ज जी का जन्मदिन भी था रेणु जी, 19 अप्रैल को। जी। तो बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और सभी खुश रहें। और इसलिए स्वप्ना का नाम लिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंजू बॉबी जॉर्ज से भी प्रेरित हुई होंगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी ने पदक जीता, को किस तरह से अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर करते हुए, उन्हें ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। तो आपके बच्चे भी ऐसा ही सोचें, और आप भी खुद अगर बच्ची हैं, अगर कुछ कर सकती हैं तो जरूर करें। जी। और इस तरह से अपने सपनों को एक उड़ान दे दें। लेकिन फिलहाल हम आपको गीत सुनवा सकते हैं, है ना? ये कौन आया रोशन हो
पायल की, आहट पे हल्की हल्की छाती धड़के पायल की, हर गोरी से नाम उसका लहरें पूछे आंचल की, चुपके चुपके राधा कोई पूछे अपने शाम से ये कौन आया। ओ क्या कहिए इस आने को, आया है तरसाने को, आया है तरसाने को, देखा उसने हंस हंस के हर अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से ये कौन आया। रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से ये कौन आया। भाई कोई आए या किसी के सिर्फ नाम से, जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी हमने जैसे नाम लिया, जब हमारी कोई भी महिला खिलाड़ी इस तरह से होती है तो बस एकदम मन रोशन सा हो जाता है ना, जहां भी नाम आता है जिस महफिल में, बस महफिल रोशन हो जाती है। जी, हमारा स्टूडियो भी ऐसे ही कलाकारों से और ऐसे ही जो लोग होते हैं उनसे रोशन है, उनके गीतों को हम सुनवाते हैं ताकि थोड़ा सा तो ये लगे कि भाई सच में कोई आया तो है, कोई तो आया है। और ये समय जो है खास तौर से ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका हमारे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम से महफिल रोशन होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि इस समय तो खास तौर से नर्सिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी नाम लेते ही हमारा जैसे कि कहना चाहिए कि न सिर झुक जाता है आत्मा उनके सम्मान में, और मन बिल्कुल ऐसे लगता है कि कहाँ वो मिल जाए और कैसे कितनी उनकी तारीफ कर दें और कितना उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर दें कि भाई उनका एहसान है कि वो किस तरह से जुटे हुए हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। तो चाहे हम नर्सिंग की बात करना चाह रहे हैं करियर के बारे में, तो आप सब जानते हैं कि वो किस तरह से समाज सेवा, मेहनत और मरीजों के प्रति जो उनका समर्पण होता है वो उन्हें वहां ले जाता है और अपना करियर इस क्षेत्र में ये तो बना ही रहे, हम आप भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें जरूरत क्या पड़ती है भाई? भाई इसमें तो ये है कि 10वीं के बाद आप कर सकते हैं नंद जी, लेकिन मेडिकल से संबंधित जानकारियां जो हैं उनमें थोड़ी सी जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति थोड़ा होना जरूरी है। जी, हासिल करिए उनमें, और उसके बाद फिर रुचि रहे दवाओं में और जो उपकरण होते हैं तो उनमें रुचि रहना बहुत जरूरी है। रख रखाव जो होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको कैसे रखना चाहिए, उसमें भी विशेष रुचि आपकी होनी चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है रेणु जी, किसी जब हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं जाए किसी बात के लिए, तो उनके जो उपकरण रखे रहते हैं उन्हें देखकर बड़ी मतलब जिज्ञासा होती है कि भाई ये किस तरह से चलते होंगे। बिल्कुल, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ अगर आप में जिज्ञासा है तो आप नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपको किसी को बात समझाने की जो क्षमता है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अपनी बात कहकर चले जाते हैं। ये जो नर्सिंग स्टाफ होता है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो मरीजों को बेहतर तरीके से समझाते हैं कौन सी दवा कैसे लेनी है, कैसे खानी है, कैसे उठना बैठना है, और उसके बाद क्या करना है, पहले क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीजें वो समझाते हैं। तो ये समझाने वाली जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मरीजों में आत्मविश्वास जो है अपने लिए जगाते हैं, वो जगाते हैं। दवाएं कैसे खानी है, कब खानी है, ये सब बहुत बेहतर तरीके से प्यार से समझाना। और आत्मविश्वास जगाने की जो बात है वाकई बिल्कुल सही है संगीता। इसमें कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो लेकिन बड़े हल्के से उसको बताना और कह देना, एक आश्वासन देना, अरे सब ठीक हो जाएगा, है ना, हौसला रखो। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे जो ये स्टाफ हैं, ये क्षेत्र के लोग हैं, करते हैं। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें नर्सिंग क्षेत्र में, तो नर्सिंग में कई इनको विभाजित किया जा सकता है क्षेत्रों में, जैसे कि जनरल नर्स क्लिनिक होती हैं और
जी, और ये जो है हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकती जी। हैं और क्लिनिक में भी काम कर सकती हैं डॉक्टर्स के सहायिका के तौर पर। जी। और इनका जो काम होता है वो बीपी चेक करना, दवाएं देना, और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देख रेख, और फिर जो नवजात शिशु होते हैं उनकी देखभाल के लिए भी इनको काम करना पड़ता है। मतलब अलग अलग तरह से काम सभी करना लगभग पड़ता है। बहुत सारे जी। मरीज होते हैं, जैसे न्यूरो की मरीज होते हैं, यानी कि जिनकी की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, तंत्रिका तंत्र जिनका प्रभावित हो जाता है। ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर की अगर हम बात करें तो हाँ। उसमें भी बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है। उसमें सारी चिकित्सक के आने के पहले की सारी तैयारी जो तैयारियां होती है करनी। ये करते हैं। जी। ऐसे ही ड्रेसिंग आदि होती है, घाव आदि है, उसमें सब देखभाल करना। तो इस बहुत लगभग हमें लगता है कि बीमारी, या अगर हम बात करें जैसे तंत्रिका तंत्र की बीमारी है या हड्डियों की है, उसमें लगभग हर क्षेत्र में इनकी सहायता की जरूरत पड़ती जी है। जी जी जी। तो इसमें अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं। इसके अंतर्गत ANM, GNM और BSc नर्सिंग, और इसमें MSc भी होती है जी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी जी। होती है। तो जैसे कोर्स आते हैं ये सारे, तो ANM को छोड़कर बाकी दो जो हैं, यानी कि GNM और BSc नर्सिंग, ये इसमें बाकी दो में पुरुष भी अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ ANM कोर्स को महिला कैंडिडेट ही कर सकती हैं। तो अच्छा। इसके बाद इंटर्नशिप भी करनी होती है। हाँ, ताकि जो इंटर्नशिप आप सभी जानते हैं कि कार्य के दौरान किस तरह से सीखा जाता है व्यावहारिक रूप में, वो इंटर्नशिप होती है। यानी किसी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में लगकर साथ साथ काम भी करते हैं और सीखते भी जाते हैं। जी। इस कोर्स के बाद कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। और ANM मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हेल्थ वर्कर, और दूसरे GNM जिन्हें हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं, और BSc नर्सिंग होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ANM के लिए किसी भी स्ट्रीम से अंग्रेजी के साथ 10वीं या होना चाहिए, और ये कोर्स जो है सरकारी और निजी संस्थान भी करवाते हैं। जी, इनकी फीस जो है वो 30,000 से 60,000 तक होती है। यानी कि अगर सरकारी संस्थान में गए तो थोड़ा कम पैसा है, लेकिन थोड़ा अगर दूसरे संस्थानों में गए तो 60,000 तक जा सकती है इसकी फीस। और इलाज के दौरान प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनके रख रखाव, उनके प्रयोग और उनका व्यवहारिक ज्ञान इसमें दिया जाता है। और इस कोर्स की, यानी कि ANM कोर्स की 2 वर्ष की अवधि होती है, और फिर इसके बाद इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। और अगर GNM जैसे तुमने कहा कि इस कोर्स को पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं, फिर इसकी अवधि GNM के लिए 3 वर्ष, फिर 6 महीने की इंटर्नशिप, और इसके लिए इसके लिए जो है इंटर्नशिप करना ही होता है। और इसके लिए अगर हमें जाना बनना है GNM, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कम 40% नंबर से 12वीं पास करना पड़ता है। और फिर किसी सरकारी में जो है ना हम संस्थान से कर सकते हैं। और इसमें लगभग प्रतिवर्ष, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है देश में, तो 25 से 35 हज़ार तक प्रतिवर्ष प्राइवेट, और 70 से 1 लाख प्रतिवर्ष इसमें जो है खर्चा फीस आती है। जी जी। और फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम इनका पास करते हैं तो किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और अगर एंट्रेंस नहीं पास करते हैं तो गैर सरकारी में भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों में फिर नहीं हो पाते। जी हाँ, और BSc नर्सिंग है, ये एक डिग्री कोर्स है, 4 साल का होता है। इसके बाद इंटर्नशिप भी करनी होती है, और कैंडिडेट को PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से कम 50% यानी 50% अंक के साथ 12वीं पास होना ही चाहिए। जी हाँ, तो BSc में इस तरह से आप सीधे आ सकते हैं। BSc नर्सिंग अलग ही कोर्स है, बल्कि पूरा डिग्री है। और इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, और जाहिर है कि अगर आपने किया तो आपको मिल जाएगा। प्रवेश परीक्षा पास करके आप जाएंगे तो सरकारी उसमें जाएंगे, और प्राइवेट में उनके अपने अपने सबके अलग अलग नियम होते हैं, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और लेकिन इस बात के लिए बहुत एहतियात रखना चाहिए संगीता ना, कि किसी भी अगर प्राइवेट उसमें जा रहे हैं तो आप जरूर देख लें कि सुविधाएं हैं कि नहीं, वो पूरा तरह से मान्यता प्राप्त है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि पूरा कोर्स करने के बाद आपको पता लगे कि इसकी डिग्री बेकार है। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जी, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत जरूरी है नर्सिंग में। तो उसकी सुविधा उस कॉलेज में है कि नहीं है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेज वो है कि नहीं है, अप्रूवल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाद में आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आ सकती है। फिर बाद में प्लेसमेंट होगी तो उसमें
जी। और जो कुछ हैं जो अच्छे। हाँ कॉलेजेस हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ की है वो वहाँ भी कर सकते हैं। श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई छत्तीसगढ़, मद्रास कॉलेज जो है चेन्नई का है। ऐसे ही भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे महाराष्ट्र, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और ऐसे ही लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है मुंबई में, राम मनोहर लोहिया स्कूल ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली, और ऐसे ही अलग अलग सब जगहों पर है। नई दिल्ली में बहुत सारे और भी हैं सरकारी, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। तो आप इसका पता करके अच्छी तरह से विस्तार से जो आपके नज़दीक है या जहां आपको प्रवेश मिल सकता है वहां से आप इन कोर्स को कर सकते हैं और एक समाज में सेवक के तौर पर काम कर सकते हैं जी। और इसके अलावा आप अगर ये कोर्स को कर लेते हैं तो रेलवे में भी नर्सों की जरूरत होती है, उनके पूरे अलग हॉस्पिटल होते हैं, या कोल माइंस में भी अलग पूरे हॉस्पिटल होते हैं, वहां भी नौकरी मिल सकती है। आर्मी में जा सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर सकते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में भी काम कर सकते हैं, सरकारी संस्थानों में भी काम कर सकते हैं, और बाकी तो आपका जो भी निजी संस्थान है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उसमें कर सकते हैं। तो और आजकल तो बहुत सारे लोग जैसे घर में भी नर्सिंग की व्यवस्था स्टाफ रखते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो घर में कोई ऐसा मरीज है, वृद्ध है, जिसको आप घर में रख रहे हैं देखभाल के लिए, तो उनके लिए भी नर्सिंग स्टाफ घर में भी रखे जाते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह से सेवाएं दी जाती हैं। जी। तो मैटरनल हेल्थ के लिए भी रखते हैं, जो नर्सें रखी जाती हैं जी, वो अलग होती हैं। और एक रेणु जी, छोटे छोटे बच्चों का जो एक पूरा ही अलग हॉस्पिटल होता है, वहाँ जो नर्सों को ट्रेनिंग दी जाती होगी वो अलग ही तरह की, बिल्कुल न्यूनेटल यूनिट बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल नवजात शिशु जो होते हैं उनके लिए होते हैं। जो उससे थोड़े बड़े होते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ाई की जाती है, उनकी देखभाल अलग तरह से होती है। तो ये एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि खास विशेष योग्यता रखने वाला ये क्षेत्र है। तो आप देखें इसमें संभावनाएं भी उसी तरह से असीम है और सेवकों की जरूरत तो पड़ती रहती है। और खास तौर से जो ये इस तरह से हैं जिनको की खास तरीके की चिकित्सा संबंधी जानकारी है, उनकी आवश्यकता समाज को है। और आप का काम जो है वो बहुत सराहनीय है और बहुत सम्मानित है। तो इस क्षेत्र में आ सकते हैं लोग। फिलहाल हम फिर कहेंगे कि हम गीत सुना सकते हैं आपको। इसके बाद हम डॉक्टर साहब से बातचीत सुनवाएंगे। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। में गोरी जैसे छुप जाए, हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए, हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए, हाय रुत ऐसी हाय कैसी ये मौत चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है गली गली, गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए, कुछ खोए, खोए हुआ क्या खोए, जागे दिया में अरमान सोए सोए, रुत ऐसी है कैसी ये
गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली सुनो पासना कली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ जाओ सुनो पासना कली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली गली गली कली कली गली गली कली कली। जी रेणु जी, खूबसूरत बातचीत और सुनवा देते हैं अपनी सखियों को, अपने श्रोताओं को। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंगेश तिवस्कर, विशेषज्ञ। कोरोना के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार श्रोता, नमस्कार रेणु जी, नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अद्यतन जानकारी दीजिए आप कोरोना के बारे में। हाँ, सबसे पहले विविध भारती को मन से धन्यवाद कि मुझे ये अवसर आप लोगों ने प्रदान किया अपने श्रोताओं से रूबरू होने का जी आपके माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को, जी हाँ, जैसे हम जानते हैं कि अभी पूरे देश में ये एक सेकंड वेव की जो समस्या है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। मगर जो 2-3 चीजें हैं जो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, जो पहले वेव का बड़ी वीरता से, बड़ी धैर्य से सामना किया था, जी बस उसी तरह से हमें इस वेव के लिए भी खुद को, हमारे समाज को और हमारे देश को तैयार करना है। और जो नियमों का पालन हमने पहली वेव के समय में किया था, वही सब नियम हमें इस वेव के समय भी पालन करने हैं। जैसे कि सुरक्षित अंतर या दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग उचित तरह से, मुझे ऐसा कहना है कि उचित तरह से, यानी कि मास्क नाक और मुंह को दोनों को ढकना चाहिए। जी। नाक के नीचे अगर मास्क पहनोगे तो आपका कोई संरक्षण या आपकी वजह से ये बीमारी का जो फैलाव है वो नहीं रुक पाएगा और फैलेगा। मास्क सही तरह से पहने और हर बार आप जब भी बाहर हो घर से या कहीं ऐसे पब्लिक प्लेसेस में हो जहाँ लोगों से आपका संपर्क आता हो, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये खुद की एक जिम्मेवारी होगी कि मास्क सही तरह से पहने, जहां तक हो सके सुरक्षित अंतर बनाए रखें और हाथ की जो सफाई है, इसे हम हैंड हाइजीन कहते हैं, इसका हमेशा और सही तरह से पालन करें। यानी कि साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें? यस, साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोए सही तरह से। जी। उसकी जो सही कृति है वो आपको इंटरनेट में या कई माध्यमों में आपको सहज मिल जाएगी। लेकिन सर्च कर लोगे तो। हाँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब हम ये तो बता सकते हैं ना कि हाथ में हथेली, पीछे की तरफ, कलाई तक। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है कि हथेली की तरफ से उंगलियों के बीच में, पिछली तरफ अंगूठों को बिल्कुल अपने रिस्ट तक हमें सही तरह से धोना चाहिए। और ये जो साबुन का झाग है ये कम से कम 20 सेकंड तक हमारे हाथों में रहना चाहिए। अच्छा। और फिर उसके बाद में आप अगर आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो या तो कोई भी सैनिटाइजर सॉल्यूशन जिसमें 70% अल्कोहल की मात्रा, ऐसी कोई भी सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन आप प्रयोग कर सकते हैं। जी, लेकिन बेहतर है कि अगर साबुन आपको मिल रहा है तो साबुन से आप हाथ साफ करें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। लेकिन चूंकि अब फैल गया है और घबराहट है मन में, तो इस घबराहट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अधिक घबराहट है और मैं ये बात को मानता हूँ कि इस समय पिछले समय से भी ज्यादा लोग घबराए हुए हैं। जी। और
मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल घबराए नहीं। इनफैक्ट ऐसा कोई भी बदलाव ये बीमारी के या बीमारी के संक्रमण में नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से डर जाने की या घबरा जाने की जरूरत है। सिर्फ ये घबराहट की वजह से कई बार हमारे पूरे समाज से, हमारे व्यक्तिगत रूप में, हमारी खुद से कई बार गलतियां हो जाती है और जिसका खामियाजा खुद को और आपकी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। ये नहीं, बिल्कुल शांत रहे। किसी भी हद तक ये ध्यान में रखे कि तकरीबन 5% से भी कम लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और 100 में से 85% जो मरीज है वो जो हम रेगुलर की जो दवाइयां हैं, जो डॉक्टर के सलाह से आप जो दवाइयां लेते हैं जी, वो लेने से ये मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इससे डर जाने की या घबरा जाने की कोई बात नहीं। जी, डर की बात आई डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छा याद आया कि बहुत भ्रांति है कि ये वायरस बहुत बदल गया है, अब हवा में फैल गया है, म्यूटेट हो रहा है, कुछ दुगना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, कुछ इस तरीके की बातें हैं। क्या सच्चाई है डॉक्टर साहब? ये सब मैं ये कहूँ कि ये कई बार ये जो हमारा जो वैद्यकीय ज्ञान होता है, जो ये सामान्य जनों तक पहुंचा जाए, तो हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज से उसका इंटरप्रिटेशन करने लगता है और फिर ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, वर्णन करने लगता है, वर्णन हो जाता है, उसके बारे में ज्ञान बांटा जाता है। कई बार ये गलत ज्ञान लोगों तक पहुंच जाता है और दुर्भाग्यवश इसी का ये परिणाम है। देखिएगा, जैसे हर इंसान रिप्रोड्यूस होता है वैसे ये वायरस भी अपने आप रिप्लिकेट होते रहता है। तो जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपने कपड़े बदलता है, अपना अवतार चेंज करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो भी एक जीवित जीव जंतु है, विषाणु है, उसे भी जीवित रहना है ये हमारी प्रकृति में। तो वो सभी अपने प्रयत्न जारी रखेगा खुद को जीवित रखने के लिए, ना उसके शरीर में या शारीरिक रचनाओं में आने हैं वो हर मल्टीप्लिकेशन में बदलाव आने हैं। यानी वो सहज स्वाभाविक है, वो उसके जीवन की प्रक्रिया है। ये बदलाव बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे इंसानों में दो जुड़वे भाई भी सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, राइट? तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो बदलाव है, जिसे हम म्यूटेशन के नाम से बड़े प्यार से आजकल जानने लगे, सभी सामान्य जन इसके बारे में जानने लगे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये म्यूटेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी सूक्ष्म जीवी जो है उनके बढ़ने की ये साधारण सी प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक बात और है कि डर जो है, डर की वजह से क्या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या हम जल्दी संक्रमित होने की संभावना रहती है? कुछ ऐसी भी बात है? मन को किस तरह से? अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। और मैं ये कहूँगा कि सबसे जरूरी, सबसे अहम चीज ये डर, और डर की वजह से जो हमारे शरीर में जो तनाव निर्माण होता है जी, इसकी वजह से ये बीमारी से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और अगर आप धैर्य से काम ले, मन में विश्वास रखे कि मैं इस बीमारी से ठीक होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बीमारी से ठीक होना है और मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं या डरूंगी नहीं जी। तो ये समझना आपके बीमारी के साथ में उतनी ही सक्षम तरीके से लड़ने में कामयाब होगी जितनी आम तौर पे आप अपने सभी संस्थाओं से अपेक्षा करते हैं, शारीरिक संस्थाओं से आप अपेक्षा करते हो जी। तो डर ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर डर जाओगे तो ये समझ लेना, वो जो कहावत है ना, जो डर गया ने कहा शोले फिल्म में, जो डर गया तो मर गया जी। तो ये चीज हमेशा संभालना है कि डरे नहीं, धैर्य से सामना करे, बीमारी को स्वीकार करे जी। बीमारी से दूर भागना या अस्वीकार करके कोई ऐसी गलत चीज ना कर बैठे जिसकी वजह से आपको या आपके परिजनों को, किसी को भी, कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान। डॉक्टर साहब एक सवाल और जहन में आता है कि अस्पताल में जाने पर अक्सर हो रहा है कि बेड नहीं मिल रहा है, या मान लीजिए इतनी ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है तो कहीं कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा भी कहने में आ रहा है कि आप ऑक्सीजन घर में लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या बहुत सारे योग के ऐसे आसन हैं उनको करके आप अपने ऑक्सीजन की क्षमता को ठीक कर लें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा हमारे सभी श्रोताओं से जी,
कि ये समझ लीजिएगा कि जैसे हमने पहले भी बात की कि 100 में से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनको अस्पतालों में जाने की जरूरत होती है या जिन्हें हमारे प्राणवायु की कृत्रिम तरह से देने की जरूरत होती है जी। बाकी तकरीबन 90% लोग ये घर में सही तरह से इलाज करके और पूरी तरह से आराम करके और जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब आपको लिख के देंगे या डॉक्टर्स जो आपको लिख के देंगे वो लेने से आप घर में ही ये बीमारी से ठीक हो सकते हैं। अच्छा। तो सबसे जरूरी बात ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो अस्पतालों में जो बेड बिस्तर की या बेड्स की कमी हो रही है या अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये जो डर है जी। और डर की वजह से लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा मैं ये कह सकता हूँ संभ्रम पैदा हुआ है जी। पूरे समाज में और जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम सभी को झेलनी पड़ रही है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि प्राणवायु का कोई साधन जी। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो वो घर में रहना चाहिए क्या? आमतौर के ऊपर सामान्य नागरिक ये ध्यान में रखे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जी। इससे 2 नुकसान हो सकते हैं। एक, आपको डॉक्टर की सलाह लेने में समय लग सकता है और चाहे कई ऐसे बार हो सकता है कि मेडिकल हेल्प लेते लेते आप समय ज्यादा गवा बैठे, घर में आप खुद ही आपका इलाज करते रहे और ये बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए। नंबर 1। नंबर 2 कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो फिलहाल जरूरत अस्पतालों में है या सभी मेडिकल फैसिलिटीज में है जी। ये बहुत सीरियस मरीजों के लिए जिनको प्राणवायु कृत्रिम तौर से देना आवश्यक है या जहाँ के जीवन का सवाल है, जीवन और मौत का सवाल है, जहाँ किसी की जिंदगी का सवाल हो सकता है उनको अधिक आवश्यक है। तो आप अगर इसका साठा आपके घर में करते हैं, आप उसको बना के रख ले या आपके घर में ही रख ले जी। तो नेचुरली हमारे जो सोर्सेस है वो कम हो जाएंगे और ये प्रमाण में हमारे अस्पतालों में इसकी जरूरत है वहाँ हमें ये मिलने में कष्ट हो सकेंगे या परेशानी का सामना हो सकेगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ आप योग और प्राणायाम के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? योग और प्राणायाम नियमित रूप से करें बट अगर किसी वश आपकी ये जो कोरोना की बीमारी है जहाँ हमेशा हमारे फेफड़े आहत होते हैं या क्षतिग्रस्त होते हैं तो जब आपके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो या आहत परिस्थिति में हो तो जहाँ तक हो सके वहां तक पूरी तरह से आराम करें। किसी भी तरह से ये जैसे प्राणायाम हो या श्वास के जो अलग अलग प्रकार जो सोशल मीडिया पे चलते हैं ये बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल ना करें जी। ये कई बार नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सामान्य तौर पे एक बात मैं पक्का कहना चाहूंगा कि सबसे आसान चीज जो आप घर पे कर सकते हो जो पेट के बल लेटना जी जिसे हम कहते हैं प्रोन पोजीशन में या पेट के बल लेटना या लेटने की कोशिश करना जी। और जिन मरीजों को ये मुमकिन नहीं है ये सहज नहीं हो सकता है तो कम से कम कोई भी एक साइड पे सो जाना। अच्छा। ये ज्यादा मैं ये कहूँगा कि ये दिस इज मोर रिकमेंडेबल। यानी कि पूरा पीठ के बल ना हो के एक करवट लेके सोए चाहे बाएं या दाहिने जी बाएं या दाईं तरफ करवट लेके सो जाए जी। बेहतर होगा कि आप अगर पेट के बल सो जाए और आराम से लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करें जी। और अगर आपको ये सहज करना अगर पॉसिबल नहीं है तो ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। आप जो पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उसी तरह से आप सांस लें बट हमेशा ध्यान में रखें हमेशा ये बात कभी भी जहन से जाने ना दे कि अगर आपके फेफड़े क्षतिग्रस्त है या आहतग्रस्त है तो कृपा करके बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी इस प्रकार का प्रयोग ना करें, योग या व्यायाम या प्रयोग कभी भी ना करें। अच्छा, ये पेट के बल कितनी देर तक लेटना चाहिए? आपको जहां और जो हर मरीज के ऊपर और उसकी ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर वो निर्भर होगा। अच्छा। मगर अगर आप समझ लेना कि अगर दिन में आपको अगर फेफड़ों में बीमारी है, मैं वही लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको फेफड़ों में संक्रमण हो चुका है जी, तो उन लोगों को कम से कम 6 से 8 घंटे प्रोन पोजीशन में जैसे हम पेट के बल सोना है ये अगर कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मैं ये जरूर फिर से दोहराना चाहूंगा जी कि ये जो दूसरी वेव हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा क्षति कर रही है,
ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये थोड़ी सी पहले वेव तक है कि ये बच्चों में या यंगस्टर्स में ज्यादा दिखाई दे रही है और इसकी संक्रामक ताकत ये पिछले विषाणुओं से थोड़ी ज्यादा है जी। तो ये आप कई बार देखोगे कि अगर एक परिवार में अगर ये बीमारी आ गई है तो परिवार के सभी लोग ये बीमारी के चपेट में आ रहे हैं जी। पहले वेव में ऐसा नहीं था। दूसरी चीज जो हमें ये सेकंड वेव में दिखाई पड़ रही है कि ज्यादा यंगर पॉपुलेशन इसमें अफेक्ट हो रही है जी। तो इससे हमें एक सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए कि शायद कहीं ना कहीं हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से ये इतने जोर से या इतनी तेजी से ये बीमारी फैली हुई है। तो ये हमें ये सभी गलतियां हमारी सही करनी चाहिए। मास्क सही तरह से पहने, नाक से हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नाक और मुंह दोनों मास्क से ढके रहने चाहिए जी। दूसरी बात, सुरक्षित अंतर हमेशा रखे, सेफ डिस्टेंस बहुत जरूरी है जी। और तीसरी बात, हाथ की सुरक्षा और हैंड हाइजीन ये बेहद 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 जरूरी है। और आखिर में जी, अगर किसी कारणवश दुर्भाग्यपूर्णवश अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी अगर ये बीमारी के चपेट में आए तो बिल्कुल डरे नहीं, बिना दिक्कत आपके डॉक्टर की सलाह के मदद से आप ये बीमारी का सहज तरह से पूरे धैर्य के साथ सामना कर सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। और हमें लगता है विजयी भी होंगे। तो ढेर सारी जरूर विजयी होंगे रानी जी। जी हाँ, हम इसमें विजयी जरूर होंगे। चलिए, इस कामना के साथ डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि अब आपका डर तो निकल गया होगा, लेकिन फिर भी घर से आप ना निकले, ये हम जरूर आपसे गुजारिश करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद श्रोताओं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है, साज दिल छेड़ दे। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। लगी दिल की ये बढ़ जाए, लगी दिल की ये बढ़ जाए, मेरी नींद भी उड़ जाए। कभी फिर सुबह ना आए, कभी फिर सुबह ना आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे।
हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। तो भाई बहुत ही सुंदर ये गीत। हाँ, क्या बहुत सुंदर। हंसी रात है। और हाँ जी, बिल्कुल हंसी रात है। वैसे डर लेकिन सबसे ज्यादा रात में लगता है। हाँ, रात में डर लगता है और फिर साजे दिल बिल्कुल नहीं छेड़ पाता है कोई। जी, इस समय लेकिन वही स्थिति डरने है। की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। हम्म। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपने दिल और दिमाग के अंदर छुपा हुआ है डर, जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, जी। वायरस है। जब तक हमारी सोच उसी के ऊपर केंद्रित होती है, यानी कि डर के ऊपर केंद्रित होती है, तो उस विचार का अपने शरीर पर असर जरूर पड़ता है। तो ये लिखते हैं, ये भी वही लिख रहे हैं वही जो डॉक्टर साहब कह रहे दिवस। थे जी। कि जो डर गया वो समझिए डर गया। हाँ, बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि अच्छी किताबें पढ़ें, सुमधुर सदाबहार संगीत सुने और विविध भारती पर जरूर संगीत सुने, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लिखा है। और सच बात है कि डर जो है वो ऐसा खतरनाक वायरस है जिसका हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस है, लेकिन डर भी एक वायरस है और इससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं। लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है संगीता, कि इसको समझना पड़ेगा कि डर कैसे है। क्योंकि अगर हम सचमुच डर जाते हैं तो मर गए, जैसे जो डर गया वो मर गया। या अगर हम शारीरिक रूप से देखें कि हाँ हमारा शरीर जिंदा है, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन लगभग वो जिंदा न रहने के समान ही हो जाता है, क्योंकि हमारे सोचने समझने और सामान्य जीवन बिताने की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी होती है। जी। और एक तरह का जो माहौल पैदा होता है, कह सकते हैं कि अपने खुद के अंदर, तो इससे लड़ना भी हम ही को है। तो इसका इलाज अगर देखें तो खुद के अंदर ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। और ये जो इस समय जो समस्या चल रही है, बीमारी जो हम कोरोना जिसका नाम ले रहे हैं, ये इसके जो एक माहौल बन गया है डर का, वो सब देख रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है संगीता कि इसका वायरस से जो लेना देना है, ठीक है वो डॉक्टरी भाषा में है, लेकिन इसका जो है डर से ज्यादा लेना देना है। यानी कि एक तरीके का एक जुनून सा हो गया है सबके मन में कि हम डर रहे हैं, हम बार बार मान ले रहे हैं और इसको रट रहे हैं बार बार, अरे बड़ा डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। लेकिन आप यही इसी चीज को अगर देखिए तो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है, अगर भूल गए कोई बात को, तो ऐसा लगता है कि फिर अरे ये तो सोचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अपने अंदर ही है कि ये अंतराल, थोड़े एक अंतराल के बाद ये इस तरह का माहौल अपने अंदर रहता है, लेकिन ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है। हाँ, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें या विश्व स्तर पर देखें तो समाज की अगर हम बात करें पूरी तरह, ये तो हमारे अंदर का डर एक हो गया संगीता। लेकिन अगर हम पूरे समाज में दृष्टि डालें तो 40 साल 50 साल या 60-70 साल बाद कभी कहीं आपस में स्पर्धा की वजह से कि फला देश बहुत तरक्की कर रहा है, इसने ये कर लिया, हमें भी करना है, या कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ जाती हैं उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, लोग बहुत घबरा जाते हैं। दो देशों की लड़ाई हो या कभी कभी कुछ हथियारों की टेस्टिंग हो जाती है, जैसे किसी ने कर लिया, जैविक हथियारों की जो प्रयोग होते रहते हैं, उसमें एक भय का माहौल हो जाता है कि अरे अब वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो हमारे देश का क्या होगा। और एक बार ऐसा ही हुआ था रेणु मैम, आपको याद होगा। जी स्काई लैब गिनना। हाँ बिल्कुल। तो ये जो भय का माहौल जो है ये होता रहता है, ये हमें आपको समझना होगा, ये सामान्य सी चीज है। तो इसमें एक पूरा सामूहिक रूप से लोग घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम डर रहे हैं या आप डर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस फिर उस मोहल्ले शहर और पूरे विश्व स्तर तक ये माहौल बन चुका है। तो ऐसा न करें क्योंकि ये बहुत भयंकर वायरस है। तो अब बात आती है कि फिर करें क्या। जी बिल्कुल। तो डरें बिल्कुल ना। और अगर आपको डर भी लगता है तो आप एक तरह से कहा जाए तो घर के अंदर तो है ही हैं। बिल्कुल। आपने दूरी बना रखी है, आप मास्क इस्तेमाल करते ही हैं, 2 गज की दूरी है, सैनिटाइजर है, सब कुछ है, तो डरें बिल्कुल नहीं। और जो घर में थोड़ा जो समय है उसे हम पास कर सकते हैं, थोड़ी पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा शरीर को भी कष्ट देना चाहिए। जी, तो व्यायाम वगैरह
वगैरह करें। जी। और अच्छी फिल्में हैं तो उन्हें भी देखिए, उनसे भी बहुत सीख मिलती है। थोड़ा बहुत और क्या, थोड़ा बहुत क्या जी, योग भी कर सकते हैं। नहीं, योग करें ही, कर नहीं सकते। देखो डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि पेट के बल लेटने वाला ये सब प्रयोग करते रहें, लेकिन हाँ, योग आप अपने स्वास्थ्य के लिए करें, लेकिन कोरोना होने के बाद नहीं। अच्छा, दूसरा एक बात और है, इतना अच्छा समय है, क्यों ना अपना वजन आप घटाने के लिए हमेशा बिल्कुल। परेशान रहते जी, हैं, जी। तो ये मौका मिला है, आप उसका लाभ उठाइए और खूब घर में हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और योग करेंगे तो देखिए चेहरा कैसे कांतिमय हो जाएगा, है ना? जी, जी। और ये मनोविज्ञान है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। भय और भीड़, ये हमें समझने की ज़रूरत है हाँ। कि भय का भीड़ से भी क्या लेना देना होता है। तो हाँ। आप जो भीड़ जिस तरफ चल रही है, आप वो ना सोचें, बल्कि अपने मन से डर को बिल्कुल, भय को निकाल बिल्कुल लें। अलग रखें। ये जी। ना सोचें कि सब लोग डर रहा है इसलिए हमें भी डरना है। अच्छा, एक बात और है, पुस्तक लिखना या व्यायाम करने के साथ-साथ एक चीज़ और ज़रूरी है कि हम इस समय पैसा बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो डर वाली चीज़ है, इसके लिए एक चीज़ और कहेंगे कि आप अखबार, टीवी से दूर थोड़ा रहें और इससे आपकी स्वतंत्रता छिन सकती है, यानी कि आप उसके गुलाम बन जाएँगे डर के। तो डर के उससे दूर रहें और वैसे भी नासमझ लोग डरते हैं, जबकि ऐसी समस्या के समय समझदार लोग इसे अपना अवसर समझकर इसका लाभ उठाते हैं जी। और बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जी। तो डर के वायरस से दूर रहें। बिल्कुल दूर रहें। और फिलहाल हम लेते हैं इजाज़त सखी सहेली कार्यक्रम से। संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।